हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स साथ ही गॉस लॉ को भी कंप्लीट कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है अगर आप बोर्ड के नज़रिए से देखें तो। इसके बेसिकली 3 एप्लीकेशंस मिलते हैं जो कि आपके डेरिवेशन के रूप में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप पहला देखेंगे तो पहले को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ uniformly charged infinite length of wire, charged infinite length of wire। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज, जिसमें चार्ज का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, हर एक यूनिट लेंथ में इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो उसके द्वारा आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दूसरा आपका ऐसे ही कह देगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinite area of sheet, charged infinite area of sheet, infinite area of sheet। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो भी आपकी शीट है उसका एरिया क्या है, इनफाइनाइट है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो था आपका, ये 1 डायमेंशन चीज़ों के लिए था, और ये सेम एप्लीकेशन हो जाएगा 2D के लिए हो जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, पहली चीज़ क्या कहा कि इनफाइनाइट लेंथ की वायर है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, या फिर इनफाइनाइट एरिया ऑफ शीट हो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। इन सब में एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। अगर मैं तीसरी बात करूँ, मान लीजिए ये तीसरा कह रहा है, तो तीसरे में ये कहता है कि अगर आपके पास कोई 3D चीज़ हो गई, 3D चीज़ या ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे कहते हैं कोई स्फेयर है, तो हम यहाँ कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर। यहाँ देखिए, स्फेयर हम कई टाइप के पढ़ेंगे। एक तो आपका स्फेयर शेल के रूप में हो जाता है। किसके रूप में हो जाएगा, शेल के रूप में। कहने का मतलब खोखला होगा, हॉलो स्फेयर जिसको हम कह लेंगे। और साथ में ही यहाँ आपको पढ़ना है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, मतलब स्फेयर आपका एक कंडक्टिंग भी हो सकता है, एक नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। तो ये 3 डेरिवेशंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर हम बोर्ड के रिस्पेक्ट में देखें तब। तो बोर्ड्स के लिए ये सारे तीनों डेरिवेशंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो इन तीनों को आपको ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। तो मान लीजिए हमारे पास एक कोई वायर है जिसकी लेंथ कैसी है, जिसकी लेंथ आपकी इनफाइनाइट है। इस इनफाइनाइट लेंथ की वायर में मैं एक एल लेंथ की टुकड़ा कट करूँगा, मतलब मेरे पास कोई अगर इनफाइनाइट लेंथ की वायर है तो उसमें मैं एक एल लेंथ का टुकड़ा कट करता हूँ। ये देखिए, आपकी एक एल लेंथ की वायर का मैंने टुकड़ा क्या किया है, कट किया है। ये एक मैंने टुकड़ा कट कर लिया जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। अच्छा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो मैं कह दूँ इस पे जो चार्ज हैं वो कैसे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हम मान लेते हैं ये कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। आप इसको नेगेटिवली चार्ज भी मान सकते हैं, इससे इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस आपके फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो अभी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, आउटवर्ड जाएंगी। अगर निगेटिवली चार्ज होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती, इनवर्ड हो जाती। बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का क्या होता, डिफरेंस आता। अच्छा, आप सिंपली देखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे वी नो that electric flux phi is equals to क्या होता है, phi is equals to
ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। हमने क्या कहा, हम जानते हैं यहाँ हम पढ़ चुके हैं टू आपका क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो यहाँ हम देखेंगे तो हमें अप्लाई क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए अगर ये आपकी एक एल लेंथ की वायर है जिसको मैंने इनफाइनाइट लेंथ की वायर से कट किया है, तो यहाँ ध्यान से देखना कि इसको मैं एक गॉसियन सरफेस से क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। एक मैं बाहर से आउटर सरफेस बनाता हूँ जिसको मैं क्या बोलूँगा, गॉसियन सरफेस, और मैं इसको क्या किए दे रहा हूँ, क्लोज किए दे रहा हूँ। ये देखिए बेसिकली एक सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया जिससे मैंने इस वायर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अच्छा, इसको क्लोज करोगे तो क्लोज करने में आपको क्या दिखा कि यहाँ जो ये फील्ड लाइंस हैं ये इस सरफेस को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। तो ये पॉजिटिव है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और सरफेस को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। ये ऐसे निकलेंगी। अगर इसको आप इधर देखोगे तो इस तरफ इधर आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, यूनिफॉर्म हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, यूनिफॉर्म है। अच्छा, एक सरफेस इसका नीचे का बचा और एक सरफेस इधर का बचा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं कह दूं आपके पास ये एक एल लेंथ की वायर थी, अब वायर का शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो मैंने एक हॉलो सिलेंडर टाइप से या कंप्लीट सिलेंडर से इस वायर को क्या कर दिया, ढक दिया। क्योंकि मैंने क्या बनाया है, गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस होता है वो आपके चार्ज को इनक्लोज करने के लिए होता है। तो इस वायर में चार्ज थे, इसको मुझे इनक्लोज करना था, तो मैंने इसको एक सिलेंड्रिकल कंटेनर से ढक दिया। मैंने इसे सिलेंड्रिकल कंटेनर से क्या कर दिया, ढक दिया। अच्छा, अब इससे फील्ड लाइंस क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। तो मैं इसके द्वारा क्या कैलकुलेट करूंगा, फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ आपको देखना है कि ये जो एक सरफेस इसका है, एक कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस जो है तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। आप जैसे जैसे इसके कर्व्ड सरफेस में देखेंगे, अगर यहाँ के एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो ये एरिया आपकी तरफ फेस कर रहा है, और अगर मैं बैकवर्ड एरिया की बात करता हूँ ये एरिया मेरी तरफ फेस कर रहा है, इस साइड का एरिया इस तरफ फेस कर रहा है, इस साइड का एरिया इस तरफ फेस कर रहा है। और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इससे फील्ड लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होंगी। यहाँ से जो फील्ड लाइन होगी आपकी तरफ आएगी, इधर की फील्ड लाइंस इस तरफ जाएंगी, और ये इधर से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी मेरी तरफ आएंगी। तो अगर आप ध्यान से इसको एज्यूम करें तो जिस तरफ इसका एरिया वेक्टर है उसी तरफ इसकी क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहने का मतलब जितना आपका ये कर्व्ड सरफेस था, उस कर्व्ड सरफेस से एरिया वेक्टर, जिसको हम किससे दिखाते हैं, डीएस से दिखाते हैं, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अच्छा, ये तो आपका क्या हो गया, सरफेस नंबर 1। अब देखिए दूसरा सरफेस ये है और तीसरा सरफेस आपका ये है। दूसरे सरफेस से यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो इस ढक्कन का एरिया वेक्टर या ढक्कन जो फेस कर रहा है किस तरफ फेस कर रहा है, अपवर्ड फेस कर रहा है। अच्छा, यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकल रही हैं, एरिया वेक्टर अपवर्ड है, तो इनके बीच का अगर एंगल की बात करें तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। अच्छा, इस सरफेस से जो एंगल निकल के आया था उस एंगल की वैल्यू कितनी थी, 0 डिग्री थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों का एंगल क्या था, सेम था। अगर मैं नीचे वाले ढक्कन की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड हो जाएगा, फील्ड लाइंस इसका एंगल देखेंगे तो इसका भी एंगल फील्ड लाइन से कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो इस पूरी वायर को ढकने वाले केवल 3 सरफेसेस थे, एक नीचे का ढक्कन, एक ऊपर से ढक्कन और एक इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इन तीनों से हमको क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं फाई टोटल की बात करूं, फाई टोटल की बात करूं तो वो जो हो जाएगा फाई ई ड्यू टू सरफेस एरिया 1 प्लस फाई ई ड्यू टू सरफेस एरिया 2 प्लस फाई ई ड्यू टू सरफेस एरिया 3। 3 सरफेसेस के द्वारा आपसे क्या मिलेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। 3 सरफेसेस के द्वारा आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ फाई ई की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो देखिए फाई ई इज इक्वल्स टू, अगर आप सरफेस एरिया फर्स्ट के लिए लेंगे तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, फर्स्ट है, तो देखिए फॉर्मूला रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ई जा रही हैं, एरिया वेक्टर
एरिया देखिए ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए अगर इसका हम रेडियस r ले लेते हैं, जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया है इसका रेडियस r ले लेते हैं, और ये जो वायर ली है इसकी लेंथ ऑलरेडी कितनी ले रखे हैं, l ले रखे हैं, तो E इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी एरिया की 2 पाई r इंटू l प्लस आप यहाँ की बात करेंगे तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ds आपका ds ही रहेगा या फिर पाई r स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ देखेंगे cos 90 की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और इधर से भी फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से जो फाई ई की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 0, और सेम यहाँ से भी फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर होने की वजह से cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी और पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो आपको फाई ई की वैल्यू निकल के मिली, ये मिली E इंटू 2 पाई आर एल। फाई ई की वैल्यू क्या निकल के मिली, E इंटू 2 पाई आर एल। इसको आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने क्या किया, हमने एक एल लेंथ की वायर कट किया था, इसमें एक गॉसियन सरफेस बनाया जिसका रेडियस r था और लेंथ l ही रहेगी। इस गॉसियन सरफेस के द्वारा हमने देखा कि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा था उसकी वैल्यू आई फाई इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। अब यहीं देखिए हमें गॉस ने भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है वो Q इनसाइड डिवाइडेड बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल्स टू होता है Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस ने क्या कहा, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ गॉस लॉ का अगर यूज़ करेंगे तो देखिए Q इनक्लोज्ड की जो वैल्यू होगी, यहाँ देखना वी हैव स्टडीड दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी को आपने किससे दिखाया था, लैम्डा से दिखाया था। लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी, Q बाई एल। चार्ज पर यूनिट लेंथ आपकी क्या थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर मैं Q इनक्लोज्ड की बात करूं तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू एल। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू एल। तो ये वैल्यू जैसे ही आप यहाँ रखेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, फाई इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको ये क्या मिल गया, आपको मिल गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए ये भी आपके किस चीज़ की वैल्यू है, फ्लक्स की वैल्यू है, और सेम सरफेस से सेम वायर से आपकी किस चीज़ की वैल्यू निकल के आई, फ्लक्स की वैल्यू निकल के आई। एक जो रिजल्ट मिला वो मिला फाई इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल, और दूसरा जो रिजल्ट मिला वो मिला फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, दोनों जब सेम ही जगह का फ्लक्स है इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नाउ using equation first and second, देखिए दोनों ही फाई की वैल्यू हैं तो हम वैल्यू जैसे ही रखते हैं तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए L से L कैंसिल हो जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकल के मिलेगी वो आएगी लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब अगर कोई आपकी इनफाइनाइट लेंथ की वायर है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी उसकी वैल्यू होगी लैम्डा इंटू 1 अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको आप जरा ध्यान से देखेंगे। इसको अगर मैं कुछ और अच्छे फॉर्म में ले जाना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट
2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आप जैसे ही इसको करेंगे तो यहाँ आपकी ये वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचेगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। ध्यान से देखिए, 2 यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ऊपर 2 लैम्डा बचेगा, नीचे में फिर से आपका क्या बच जाएगा, आर। तो इस वैल्यू को मैं लिखना चाहूँ तो सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू होती है, ये आपने पढ़ा था, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप के लिख सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। तो हम इसको इस रिजल्ट से भी दिखा सकते हैं। ये आपके 2 रिजल्ट मिल गए। ये तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ की वायर होगी तो हमें उसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और गॉस लॉ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। सेम ही वायर से फ्लक्स निकाला गया है तो दोनों की वैल्यूज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है E = λ/2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम कह सकते हैं 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। तो ये डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट था, आपको इसको नोट करना है। आइए इससे आगे हम चलते हैं। इससे आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट एरिया ऑफ शीट। आपको किसी एक शीट को ले लेना है। मान लीजिए मैं ले रहा हूँ एक शीट, ये मेरे पास एक कोई शीट है, ये इस शीट का एरिया अगर मैं कह दूं, इस शीट का टोटल एरिया अभी क्या है, ए है। इस शीट का टोटल एरिया क्या है, ए है। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज ही मांग लेंगे। इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक यूनिट पे इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। यूनिट एरिया पे इक्वली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, इस टोटल शीट का एरिया क्या हो गया, ए हो गया। हालांकि ये इनफाइनाइट एरिया की शीट थी, जिसमें से हमने ए एरिया की शीट को क्या कर लिया है, कट कर लिया है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसको आप चाहें तो आप इसको एक गॉसियन सरफेस से कवर भी कर सकते हैं। अगर मैं गॉसियन सरफेस से इसको कवर करना चाहूँ तो लेट एज्यूम दैट ये आपका क्या हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने कहा ये जो आपकी शीट थी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, निकलेंगी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखें तो देखिए, इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ जाएंगी, बाहर तरफ जाएंगी। और इससे जो जस्ट पीछे का एरिया है, उससे भी फील्ड लाइंस किस तरफ जाएंगी, आउटवर्ड जाएंगी। ये क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास कोई ये शीट है, बेसिकली अगर मैं आपको ये शीट बता दूँ, ये पतली सी शीट, इसकी थिकनेस को अगर हम 0 कर लें तो देखिए ये पूरी चार्ज शीट है। तो यहाँ से पॉजिटिव जो चार्ज हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक इसी तरफ इस वाले एरिया से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। वही सेम मैंने दिखाया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही हैं, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही हैं। आप देखेंगे एरिया वेक्टर की बात करें तो इसका जो ये एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होगा, और सेम इसका पीछे का एरिया भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होगा। देखें दोनों में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ 0। थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। दोनों तरफ थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। फिर से आप वहीं से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E is equals to E into ds into cos थीटा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, phi इज इक्वल टू E इंटू ds इंटू cos थीटा। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds एरिया है, और cos थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
एरिया वेक्टर। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से जो फ्लक्स निकलने वाले हैं, जैसे पीछे वाले यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ की वायर में देखा था, वहाँ 3 एरिया थे, लेकिन इसको आप देखेंगे तो इसके पास 2 एरिया हैं, क्योंकि ये शीट है। एक इस तरफ का एरिया वो भी ए होगा और इस तरफ का एरिया वो भी क्या होगा, ए होगा। तो फ्लक्स कुछ इधर से निकलेगा और कुछ फ्लक्स इधर से निकलेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ तो इधर से जो फ्लक्स निकला, अगर मैं इसको कह लूँ φe1, ये सरफेस एरिया 1 हो गया, और इधर से जो फ्लक्स निकला उसको मैं कह लेता हूँ φe2, ये इसके पीछे वाले सरफेस की बात हो गई। तो यहाँ देखिए, मैं टोटल φe की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2। आप ऐड करेंगे तो देखिए φe इज इक्वल्स टू EDS, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E है, एरिया वेक्टर आपका देखिए एरिया की वैल्यू कितनी ली है आपने, एरिया A लिया है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, cos, और क्या हो जाएगा 0 डिग्री, प्लस दूसरे के लिए भी लेंगे तो दूसरे में भी वही वैल्यू मिल जाएगी E इंटू A, और ये क्या हो जाएगा cos 0। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो नेट फ्लक्स आपको जो मिलेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इधर से EA आप इसको लिख सकते हैं 2E इंटू A, और ये आपका क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? देखिए एकदम आसान सा था। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था φ इज इक्वल टू EDS cos थीटा। आप जैसे ही वैल्यू रखेंगे, चूंकि इसके 2 सरफेस हैं, कुछ फ्लक्स इधर से निकलेगा, कुछ फ्लक्स इधर से निकलेगा, इसलिए मैंने दोनों सरफेस से जो नेट फ्लक्स निकाला उसकी वैल्यू क्या आई, φ इज इक्वल टू 2 इंटू E इंटू A। अच्छा, अब हमको क्या यूज़ करना है आपको पता ही है। फिर से हम किस पे जाएंगे, गॉस लॉ पे जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो φe की वैल्यू है, गॉस ने क्या कहा, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका 2D ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे एरिया में होगा। इससे पहले जो था वो लेंथ में था, ठीक है। तो यहाँ हमको यूज़ करना पड़ेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या यूज़ करना पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी आप किससे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एरिया A। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एरिया A। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हम इनक्लोज चार्ज की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। सिग्मा क्या है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q की वैल्यू, Q इनक्लोज की वैल्यू जैसे ही आप इसमें रखेंगे तो आपको φe की वैल्यू निकल के आएगी सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ। फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, गॉस लॉ के अनुसार। तो देखिए फ्लक्स एक ही सरफेस से है आपका, इक्वेशन नंबर इसको आप लिखेंगे 2। फिर से आप बढ़ेंगे बाई यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाई यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जैसे ही आपको सॉल्व करोगे तो फ्लक्स की वैल्यू इक्वल करोगे तो देखिए वहाँ क्या आई थी आपकी वैल्यू, यहाँ आपकी वैल्यू मिली थी 2E इंटू A। तो आप लिखेंगे 2E इंटू A इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू लिख देंगे सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ ए एरिया से ए एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आपको मिलेगी E इज इक्वल टू मिल जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनफाइनाइट एरिया ऑफ शीट की मिल गई वो आपकी वैल्यू होगी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको ये रिजल्ट याद करके रखना है। अच्छा देखिए, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। मान लीजिए कह दिया आगे चल के आपको कैपेसिटर पढ़ना है। कैपेसिटर बेसिकली एक डिवाइस होती है जो आपकी 2 चार्ज शीट से ही बनती है।
ठीक है, तो उसको हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लीजिए कह दिया कि एक इनफाइनाइट एरिया की शीट आपकी ये थी, दूसरी इनफाइनाइट एरिया की शीट आपकी ये हो गई, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को मान लीजिए कह दिया अभी ये दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। दोनों कैसे चार्ज हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की दे दी गई। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए कह दिया सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा 2 है। तो यहाँ ध्यान से देखना है, ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा 2 है। कहने का मतलब क्या हो गया? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जिस हिसाब से इसमें है, थोड़ा वेरी करके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है। अगर मैं यहाँ कह देता हूँ कि सिग्मा 1 इफ हियर सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, कहने का मतलब इस पे चार्ज ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस शीट। अब आपसे कह देगा आपके पास 3 जगह हैं, एक जगह ये ए हो गया, दूसरी जगह ये बी हो गई और तीसरी जगह ये सी हो गई। ये ए हो गई, ये बी हो गई और ये क्या हो गई? सी हो गई। अब इन तीनों जगह पे आपको क्या बताना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तीनों जगह पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब देखिए कैसे करेंगे इसके लिए। सबसे पहले हम डायरेक्शन देखेंगे। अगर हम ए की बात करें, ये दोनों ही अगर इनफाइनाइट एरिया की शीट हैं तो इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, आप कितनी भी दूर चले जाएं उनकी इंटेंसिटी डाउन नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि एरिया हमने इसको क्या मान रखा है? इनफाइनाइट मान रखा है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए देखें तो अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की शीट से देखें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? अवे होंगी। इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? अवे होंगी। तो इस शीट को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको आप ए लिख लीजिए, इसको आप क्या लिख लीजिए? बी। तो देखिए दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होनी है? अवे होनी है। इसके द्वारा यहाँ बीच में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? इस तरफ जाएगी। लेकिन अगर बी के द्वारा देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होंगी? इस तरफ होंगी, क्योंकि इससे भी फील्ड लाइंस क्या होंगी? अवे जाएंगी। अच्छा, सी पे देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बी के द्वारा देखें ये भी अवे होगी, इसके द्वारा देखें तब भी क्या होगी? अवे होगी। अब यहाँ ध्यान से देखना है, इस वाली के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके द्वारा जो यहाँ पास फील्ड लाइंस होंगी उसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस डायरेक्शन में हो जाएगी और इनकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे ई नेट आपकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा? ई नेट एट ए। डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी? इस तरफ। अगर बी की बात करें तो यहाँ ध्यान से देखना है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके द्वारा अगर हम फ्लक्स निकालें, फील्ड निकालें तो वो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना है, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? अपोजिट हैं। तो इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो ई नेट एट पॉइंट बी ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। इन दोनों को ऐड करोगे, सिग्मा 1 ग्रेटर है, सिग्मा 2 क्या है? कम है। इस वजह से इसकी वैल्यू होगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं कह देता कि इन दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सेम है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे ही सेम हो जाती तो यहाँ पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती? 0, क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये नेट वैल्यू क्या हो जाती? 0। अगर आप सी पे देखेंगे तो सी पे भी आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक के द्वारा आपका सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के द्वारा सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी और आपका ई नेट की बात करें तो यहाँ पास भी क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना, ये दोनों शीट कैसी हैं? इनफाइनाइट। कैसी हैं? इनफाइनाइट। हमने क्या एज्यूम किया है? ये शीट कैसी हैं? इनफाइनाइट। अब देखिए, हो सकता है इसमें आपको कह दें कि यही 2 शीटें हैं। एक शीट ये हो गई आपकी, इसको हम कह दे रहे हैं शीट ए, और दूसरी शीट आपकी ये हो गई, इसको हम कह दे रहे हैं शीट बी। अब इसमें चार्ज यहाँ पॉजिटिव हैं
और यहाँ चार्ज कैसे हैं, नेगेटिव हैं। अब मैं कह दे रहा हूँ इसमें जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। इन दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अब कैसा हो गया, सेम हो गया। अब भी ये दोनों कैसी हैं, इनफाइनाइट हैं। कैसी हैं, इनफाइनाइट एरिया ऑफ शीट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया कि पहला एरिया ये है, दूसरा रीजन ये है और तीसरा रीजन ये है। इन तीनों रीजन में आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। देखिए कीजिए, अपने से हो जाएगा। देखिए आसान है। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज है, पहले सरफेस देखिए, तो इससे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ई ड्यू टू ए। बी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पास देंगे इस सरफेस से, तो देखिए बी नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आ रही होंगी। तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ ई बी। आप ध्यान से देखिए, अगर दूसरे सरफेस के लिए देखें तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होंगी, इस तरफ हो जाएंगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी ई ए की। और ये बी है जो कि क्या है, निगेटिवली चार्ज है, तो इसके लिए भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसको हम क्या कह लेंगे, ई बी। तीसरे सरफेस के लिए अगर ई बी की वैल्यू निकालेंगे तो ई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द शीट, क्योंकि निगेटिवली चार्ज है। और अगर आप ई ए की वैल्यू निकालेंगे तो ई ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी अवे फ्रॉम द, इस वाली शीट के द्वारा क्या हो जाएगी, इस रीजन पे दूर की तरफ जा रही होगी। यहाँ ध्यान से देखिए, चार्ज डेंसिटी दोनों में सेम है। तो अगर मैं फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए और ई बी दोनों ही क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। कितनी वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपोजिट हैं और ई ए और ई बी दोनों वैल्यू सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। जो ई नेट की वैल्यू मिलेगी आपको वो हो जाएगी यहाँ 0। इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। यहाँ देखना, ये भी ई ए ई बी दोनों सेम है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहाँ भी ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, ये बीच का रीजन बन जाएगा। इस बीच के रीजन में देखेंगे तो ई ए ई बी दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन दोनों की सेम है, प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी, ई नेट की वैल्यू आएगी, ई नेट की वैल्यू होगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए इस साइड रीजन 1 में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0। रीजन 3 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0। लेकिन अगर बीच वाले रीजन में बात करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए, ये थे आपके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जो भी इनफाइनाइट एरिया ऑफ शीट पे क्या थे, बेस थे। अब अगली चीज़ मिलेगी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल और सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर। आपको यहाँ समझना है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ स्फेरिकल शेल के बारे में। देखिए स्फेरिकल शेल क्या होता है, ये मान लीजिए मेरे पास एक स्फेयर हो गया, ठीक है। अगर इस स्फेयर में देखें अंदर कुछ नहीं भरा हुआ है, ये खोखला है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेल बोलते हैं। प्लास्टिक की बॉल होती है आपकी, तो प्लास्टिक की बॉल क्या है, पूरी सॉलिड होती है नहीं, अंदर क्या होता है, एयर ही भरा हुआ होता है, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, शेल बोल लेंगे। तो स्फेरिकल शेल बेसिकली वही है, हॉलो स्फेयर। क्या है, हॉलो स्फेयर, मतलब अंदर स्फेयर कैसा है, खोखला है। इसका बिहेवियर और ये जो आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है, इसका बिहेवियर दोनों क्या होगा, सेम होगा। देखिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मान लीजिए सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर की बात करते हैं, तो ये आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर हो जाएगा। चलिए, ये स्फेयर आपका कैसा है, सॉलिड कंडक्टिंग है। ये आपका सॉलिड कंडक्टिंग है, इसको मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ, ये सॉलिड है, साथ में कैसा है, कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग कहने का सेंस ये हो गया, कंडक्टिंग से मतलब ये हो गया कि चार्ज यहाँ क्या कर सकते हैं, मूव। चार्ज आपके मूव कर सकते हैं, यहाँ जितने भी चार्ज हैं आपके मूव कर सकते हैं। अगर मैं स्फेरिकल शेल की बात करूँ तो स्फेरिकल शेल में क्या होगा, चार्ज जो भी होंगे कहाँ पे होंगे, सरफेस पे होंगे। तो यहाँ ध्यान से देखना है,
इसमें हमने चार्ज जो दिया, ये पूरी बॉडी थी, इसके पास पूरा वॉल्यूम है, लेकिन ये कैसा है, कंडक्टिंग बॉडी है, तो चार्ज हम पूरी बॉडी में देंगे। मान लीजिए हमने इसकी पूरी बॉडी में क्या दे दिया, चार्ज दे दिया, पूरे वॉल्यूम में चार्ज दे दिया, पूरे वॉल्यूम में क्या दिया, चार्ज दिया। अच्छा, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज दे ही नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास केवल सरफेस है, अंदर का पोर्शन कैसा है, हॉलो है, खाली है। शेल मतलब यहाँ हम साथ में इसको एज्यूम कर सकते हैं, ये कैसा है, हॉलो है। तो हॉलो है तो जो भी हम चार्ज देंगे तो चार्ज इसके कहाँ पास होगा, सरफेस पे होगा। चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है, वैक्यूम है और वहाँ पास चार्ज रहेगा नहीं, सारा चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे है। लेकिन इसके वॉल्यूम पे चार्ज दिया और कुछ समय बाद हमने देखा कि ये सारा चार्ज कहाँ पे आ गया, सरफेस पे आ गया। क्यों? क्योंकि इसके पास टेंडेंसी थी, ये कंडक्टर था, इसमें चार्ज क्या कर सकते थे, मूव कर सकते थे, चार्ज ट्रेवल कर सकते थे। कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज फ्लो कर सकते हैं। तो ये सारे चार्ज फ्लो करके कहाँ पे आ गए, सरफेस पे आ गए। तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि इसके पूरे वॉल्यूम में तो हमने चार्ज दिया था, लेकिन कुछ समय बाद देखा तो ये सारे चार्ज कहाँ पे आ गए, इसके सरफेस पे आ गए। तो जैसे ये चार्ज सरफेस पे आ गए तो देखो इसका बिहेवियर और ये स्फेरिकल सेल का बिहेवियर, दोनों का बिहेवियर कैसा मिल गया हमको, सेम मिल गया। कि भैया इसके पास चार्ज हमने पूरे वॉल्यूम में तो दिए थे, लेकिन ये कुछ समय बाद सब कहाँ पे आ गए, इसके सरफेस पे आ गए। और इसके वॉल्यूम में चार्ज दे ही नहीं सकते, तो इसके सरफेस पे चार्ज है ही। तो चाहे आपको कह दे सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर या फिर कह दे स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फेयर कह दे, तो इन दोनों के सरफेस पे ही चार्ज रहते हैं। तो इन दोनों का बिहेवियर सेम होगा। हम एक को पढ़ लेते हैं तो दूसरे को हम ठीक उसी तरह से ही समझते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर को चार्ज दोगे तो वो सारे चार्ज वापस से कहाँ आ जाएंगे, उसके सरफेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ आपको देखना है, हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, एज्यूम कीजिए कि हमारे पास मान लीजिए ये एक स्फेयर है, हमारे पास एक ये स्फेयर है और इसका ये सेंटर है, यहाँ से इसका रेडियस क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, हमने अगर इसको चार्ज दिया तो चार्ज क्या है, सरफेस पे ही रहेंगे। स्फेरिकल सेल है तो सरफेस पे ही रहेंगे। सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है तब भी चार्ज कहाँ पे रहेंगे, सरफेस पे ही रहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। यही तो हम करते आ रहे हैं पिछले दो डेरिवेशन से। अगर आपने बेसिक मतलब समझ लिया कि फ्लक्स के आपने दो फार्मूले पढ़े हैं, एक गॉस लॉ पढ़ा, एक नॉर्मल फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा, बस उन दोनों की वैल्यू निकालनी है और दोनों को इक्वेट कर देना है, सॉल्व कर लेना है, आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम वही करने जा रहे हैं। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला देखा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। तो अगर आपके पास कोई स्फेरिकल बॉडी है तो उसको आप ध्यान से समझेंगे तो जिस तरफ से उसको देखेंगे, जिस तरफ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, अगर पॉजिटिवली चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उसी तरफ उसका क्या होता है, एरिया वेक्टर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम देखें तो इससे किस तरफ निकल रही हैं, बाहर की तरफ निकलेंगी। और एरिया वेक्टर भी आप कहीं भी देखना चाहें तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होगा। ये आपकी डीएस की डायरेक्शन हो गई और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो यहाँ थीटा की वैल्यू फिर से क्या निकल के आएगी, आपको 0 मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो फाई ई इज इक्वल्स टू, देखो ई डी एस क्या है, एरिया है, इस पूरे स्फेरिकल सेल का एरिया निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो आप वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ देखिए फाई ई की वैल्यू जो निकल के मिलेगी, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो आपका यहाँ से निकल के आया फ्लक्स की वैल्यू फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर।
अच्छा, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको लगाना है गॉस लॉ। गॉस लॉ लगाने के लिए सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड होना चाहिए। तो सरफेस को क्लोज करने के लिए या सरफेस पे जो चार्ज हैं उनको इनक्लोज करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्फेयर ला रहा हूँ, एक दूसरा स्फेयर ला रहा हूँ। दूसरी स्फेरिकल बॉडी से मैंने क्या किया, इसको इनक्लोज कर दिया। ये मैं एक बड़ा सा स्फेयर ले आया जिससे मैंने क्या किया, इस बॉडी को इनक्लोज कर दिया, ये लीजिए। और इसका रेडियस जो मैंने एज्यूम किया, इसका बड़ी वाली बॉडी का रेडियस क्या मैंने ले लिया, कैपिटल आर। इसको मैं बोलूँगा गॉसियन सरफेस। क्या बोलूँगा, गॉसियन सरफेस। क्यों, क्योंकि हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, इनक्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई की जो वैल्यू मिलती है वो क्या होती है, क्यू इनक्लोज्ड या क्यू इनसाइड, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ध्यान से देखिए, क्यू इनक्लोज की वैल्यू निकालनी है। टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूं तो यहाँ वैल्यू जो निकल के आएगी वो किससे निकल के आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी से। कहाँ से निकल के आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी से। तो यहाँ ध्यान से देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जैसे ही लगाएंगे, हम यहाँ लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसलिए हमने लगाया क्योंकि चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, सरफेस थे। अगर यही चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो हम क्या लगाते, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि चार्ज हमें कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड मिले, सरफेस पे। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू ए। और जो एरिया की वैल्यू होगी तो वो इनक्लोज किया गया है गॉसियन सरफेस, तो आप क्या रखेंगे, गॉसियन सरफेस की वैल्यू रखेंगे। तो क्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी सिग्मा इंटू ए हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी चार्ज की, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी चार्ज की। जैसे इसको गॉस के फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको फाई ई की वैल्यू निकल के मिलेगी सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर से देखना है आपको, बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या मिल जाएगा, जो वैल्यू आपकी पीछे निकल के आई थी फ्लक्स की E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको आप क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ये वैल्यू को आप देखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ई की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। या आप इसको और अच्छे से आसानी से सॉल्व करना चाहते तो हम यहाँ क्यों की वैल्यू को क्यों ही कंसीडर करते, तो क्यों कंसीडर करेंगे तो इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये तो हमने क्यू पे क्या लगा दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी लगा दिया। अगर क्यू की वैल्यू हम क्यू ही रखें, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ना रखें, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, इसके सरफेस पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने ये निकाली ये कहाँ पे है, इसके सरफेस पे है। तो आपको एक बार फिर से इस पर ध्यान देना है। यहाँ अगर हम इसको देखें
ये हमारा स्फेयर था, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा स्फेयर था, ये इसका रेडियस हमने एज्यूम किया था r, और जो चार्ज थे ये सारे चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके 2-3 पोजीशन पे पूछता है। पहली पोजीशन ये क्या करेगा, पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा इनसाइड। कहाँ पे पूछेगा, इनसाइड, मतलब स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। दूसरा ये पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, एट द सरफेस। और तीसरी चीज़ ये पूछता है कि किसी r डिस्टेंस पे, किसी r डिस्टेंस पे आउटसाइड द स्फेयर, आउटसाइड द स्फेयर, आउटसाइड द स्फेयर। ये जो बातें हो रही हैं ये सारी किसके लिए हो रही हैं, स्फेरिकल सेल के लिए हो रही हैं या सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर के लिए हो रही हैं। तो इनसाइड की बात अब जब भी करोगे तो इनसाइड ध्यान से देखना है। इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए क्यों 0 हो जाएगी, अगर इसके सरफेस पे चार्ज आ गए तो सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी अब ये किस तरफ आएंगी, बाहर की तरफ आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होंगी, आउटवर्ड होंगी। अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड नहीं जा सकती हैं, नहीं जाएंगी। रीज़न ये है, हमने पढ़ा था क्लास 10th में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी 2 फील्ड लाइंस हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं, मान लीजिए एक ये फील्ड लाइंस E1 थी, ये फील्ड लाइंस E2 थी, ये इंटरसेक्ट कर गई और जिस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट पे आप देखोगे 2 डायरेक्शन एक ही समय पे पॉसिबल हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। कहने का मतलब when 2 field lines intersect each other, then at the point of intersection there will be 2 direction which is not possible। जब ये इंटरसेक्ट अगर कर गई, मान लीजिए आपने सपोज भी किया कि इंटरसेक्ट कर गई, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शन एट अ टाइम, एक ही समय में 2 डायरेक्शन हो जाएंगी विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो देखिए जैसे इसकी फील्ड लाइंस इधर आई, इसकी फील्ड लाइंस इधर आई, तो सारी आके सेंटर पे इंटरसेक्ट होती दिखेंगी। अगर ये इंटरसेक्ट हो गई इसका मतलब फील्ड लाइंस पॉसिबल ही नहीं है कि वो इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द स्फीयर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनसाइड की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अच्छा, एट द सरफेस, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम होती हैं। सरफेस पे ही फील्ड लाइंस कैसी होंगी, मैक्सिमम होंगी। यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, सरफेस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी। और इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पास इसकी वैल्यू जो आपने अभी कैलकुलेट किया वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। सरफेस पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, सरफेस पे हो जाएगी। आउटसाइड द सरफेस की बात करें तो जैसे ही आप रेडियस बढ़ाते जाओगे तब इसके चार्ज की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, फील्ड की इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। कहने का मतलब जैसे ही आप आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डाउन होती जाएगी। तो E इज इक्वल टू यहाँ हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर, जो कि आपका कैपिटल आर है, दैट इज ग्रेटर देन आर। कभी इसका E वर्सेस आर के ग्राफ के लिए कह दे, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर रेडियस के ग्राफ के बीच में कह दे, या फिर आर डिस्टेंस के ग्राफ के बीच में कह दे, तो देखिए आपको देखना है कि ये सेंटर अगर O था तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, 0 थी। और ये फील्ड लाइंस 0 कहाँ तक थी, सरफेस तक थी। आर रेडियस तक फील्ड लाइंस क्या थी, 0 थी। और आर रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो गई, मैक्सिमम हो गई। उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो ये फील्ड लाइंस फिर से क्या हो गई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। कहने का मतलब यहाँ पास E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी, मैक्सिमम हो जाएंगी। उसके बाद इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर से क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई वर्सेस आर का ग्राफ हो जाएगा किसके लिए, किसी हॉलो स्फीयर के लिए या फिर किसी भी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। यहाँ आप देखिए यहाँ पूरा गैप रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, ज़ीरो हैं। आप 0 से r रेडियस तक कहीं भी जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। फिर अगला आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज्ड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉरी हमने कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पढ़ लिया था। अब कैसा होगा आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा। देखिए अगला आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मान लीजिए आपका ये स्फीयर कैसा है, सॉलिड ही है लेकिन कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अच्छा इसमें क्या हुआ, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अगर मैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम पे करता हूँ तो नॉन कंडक्टिंग होने की वजह से जो चार्ज जहाँ पास मैं रख दूंगा वो चार्ज अब मूव नहीं कर सकता है, वो चार्ज वहीं का वहीं रुका रहेगा। तो अगर इसमें मैं v वॉल्यूम में चार्ज रख दे रहा हूँ तो ये सारे चार्ज v वॉल्यूम में ही रहेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान से देखना है, इसका केवल आपको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। बोर्ड्स के हिसाब से देखेंगे तो आपको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। बाकी अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहें तो बस सिंपल सा है, जब भी आप फ्लक्स यूज़ करते हो, गॉस लॉ फार्मूला यूज़ करते हो, वहाँ पास आपको यूज़ करना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे ही आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करोगे तो आपको इसका भी डेरिवेशन आसानी से मिल जाएगा। बाकी प्रोसेस आपको क्या रखना है, सेम रखना है। जहां आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ किया था उसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसलिए हम यूज़ करेंगे क्योंकि इस बार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पूरे वॉल्यूम पे है। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो ध्यान से देखिए, यहाँ भी 3 पोजीशन होंगी। पहली पोजीशन हो जाएगी इनसाइड द सरफेस, इनसाइड। दूसरी पोजीशन एट द सरफेस, एट द सरफेस। और तीसरी पोजीशन हो जाएगी आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड। तो देखना है आपको कि अगर मैं ये सेंटर मान लेता हूँ, इनसाइड की बात करोगे तो इनसाइड अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो आपने पहले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहा, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहा। जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो ये ध्यान से देखोगे एक छोटा सा स्फीयर आपको दिखेगा और इस स्फीयर पे क्या होंगे, चार्जेस होंगे। लेकिन आप थोड़ा सा और आगे जैसे बढ़ेंगे, यहाँ पास आएंगे तो ये स्फीयर का साइज़ कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके अंदर जो चार्जेस थे उनका अमाउंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन द सेंस कि जैसे ही हम सेंटर से आर रेडियस की तरफ जा रहे हैं, हमें छोटे से लेके थोड़ा 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 स्फीयर का साइज़ कैसा हो रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही उस स्फीयर के वॉल्यूम का भी इंक्रीज़ होगा, उस स्फीयर का वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जैसे ही उस स्फीयर का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो उसमें रखे हुए चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बढ़ेगा। और चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो यहाँ पास इनसाइड द सरफेस अभी तक 0 हुआ करती थी, अब वो आर रेडियस से कैसी हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और जब सरफेस पे आएगा तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद जैसे आप रेडियस बढ़ाने लगोगे, सरफेस से दूर जाने लगोगे, तो आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगी। समझ में आया? मतलब इनसाइड क्या होगी, इनसाइड हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी।